हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ क्लास 9th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को। सेल को क्यों बोला गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि क्या रहता है, हमारी बॉडी है, ठीक है, पूरा शरीर है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन्स को इकट्ठा करने के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है वो हम बॉडी के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो उसका सबसे छोटा पार्ट जो सबसे फंडामेंटल चीज़ है उसको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लेंगे तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। उस बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लोहा लगा है, सीमेंट लगा है, रेत लगा है, पर मेन कंपोनेंट जो होता है जिससे स्ट्रक्चर बनता है वो ईंट होती है। तो आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की एक ईंट को आप उसकी फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हैं। ऐसे ही सेल होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें सेल का सारा बेसिक दिया हुआ है। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं आपको सेल के बारे में सारा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे कि इसे सबसे पहले कहाँ फाइंड किया गया, किसने फाइंड किया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कि कहाँ से हमने पढ़ाई चालू करी सेल के बारे में, सबसे पहले एविडेंसेस क्या थे सेल के, ठीक है। ये आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा ये वाला चैप्टर। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये मस्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। अगर आपको आपकी बायोलॉजी ईजी बनानी है तो वो आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ही बहुत अच्छे से काम आने वाला है। क्योंकि बॉटनी में हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं आगे जाके क्लास 11th में, तो वहाँ पर भी सेल के अंदर ही रेस्पिरेशन हो रहा होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वो अलग चीज़ है, बट एक सेलुलर रेस्पिरेशन नाम की चीज़ भी होती है जहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं, जहाँ से एनर्जी बनती है, ठीक है। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्यों कहा गया है? क्योंकि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे अंदर एनर्जी आती है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। वो कहता है While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. ठीक है। तो एक बार क्या थे, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, वो एक बहुत ही पतला पेड़ की जो छाल रहती है उसको हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एग्जामिन कर रहे थे, ठीक है। तो उनने देखा कि हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है। हनी कॉम क्या होता है? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, आप उसको पास से देखेंगे तो वो हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की छाल से आता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। मतलब उन्होंने खुद ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी माइक्रोस्कोप से इस चीज़ को देखा था। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दोज बॉक्सेस सेल्स, मतलब उनने जो हनीकॉम स्ट्रक्चर में क्या रहता है ना, बॉक्स टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। तो उनने इन बॉक्सेस को बोला सेल। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम, ठीक है। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, मतलब एक छोटा कमरा, ठीक है। दिस में सीम्स टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें लगा कि हो सकता है कोई खास काम की चीज़ नहीं है, बट उन्होंने नोट कर ली। बट यहाँ से मेन जो बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी है, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट फ्री लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। मतलब जो भी जिंदा चीज़ें हैं, फ्री लिविंग थिंग्स मतलब जो खुद एग्जिस्टेंस फ्रीली रह रही हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, वो बनी होती हैं छोटी छोटी सेपरेट यूनिट्स की, अलग अलग यूनिट्स की, ठीक है। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। आज तक हम उस सेल का यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजी में, ठीक है। अब 5.1 कहता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेल के बने होते हैं, ठीक है। इसमें एक टास्क दिया गया है, एक्टिविटी 5.1 ये सजेस्ट करती है कि एक प्याज ली, प्याज का एक छिलका उतारा, अनियन ली, उसका एक छिलका उतारा, उसमें एक बहुत एक पतली परत होती है। अगर आपने किसी ने प्याज काटी हो तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही पतली सी परत होती है, ठीक है। उस परत को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें ये मिले 5.2 फिगर जो दिख रहा है ना, द सेल्स ऑफ एन अनियन पील, मतलब जो प्याज का छिलका होता है उस पर एक बहुत पतली परत होती है, उसको आप देखोगे तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। ये देखो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बॉक्स जैसे अलग अलग, इनके अंदर जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। मेजोरिटी 99% ऑफ द सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब आप बोलेंगे
कि न्यूक्लियस के बिना कैसे हो सकता है सेल। होते हैं कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि रेड ब्लड सेल, हमारी बॉडी में आरबीसीज होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपको बस याद रखना है कि बेसिकली एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो उसका कंट्रोलिंग सेंटर होता है। जैसे कि हम जब कंप्यूटर चलाते हैं, आजकल तो लैपटॉप चल रहे हैं, पहले के ज़माने में बेसिकली कंप्यूटर चलते थे जिसका एक सीपीयू हुआ करता था, वही सारा उसका कंट्रोल करता था, बाकी जो स्क्रीन थी वो सिर्फ मॉनिटर था, मेन काम सीपीयू से होता था। तो ऐसे ही न्यूक्लियस उसका सीपीयू होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रेरी माउंट्स ऑफ पील ऑफ अनियन डिफरेंट साइज, मतलब हम अलग अलग साइज़ के अनियंस देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में सेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एक दूसरे के समान ही दिखते हैं, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। तो ये बहुत सारे जो छोटे छोटे सेल हैं, छोटे छोटे सेल इकट्ठे होके एक बड़ा सा अनियन पील बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप, मतलब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि माइक्रोस्कोप के अंडर बहुत डिफरेंट साइज के सेल्स होते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम, मतलब सब सेम ही दिखेंगे रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम, मतलब कोई बड़ी प्याज हो, छोटी प्याज हो, कोई भी साइज हो, पर सेल का साइज सेम ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा सेल होंगे तो ज़्यादा बड़ा साइज़ बन जाएगा, ज़्यादा सेल इकट्ठे होंगे तो ज़्यादा। जैसे आप ये मानो कि आपने एक मुट्ठी रेत डाली, एक मुट्ठी आपने रेत डाली तो आपने फिर आपको एक मुट्ठी रेत दिखेगी, फिर आपने 4-5 मुट्ठी रेत डाली तो आपको थोड़ा बड़ा उसका वो दिखेगा कि ज़्यादा बड़ा ढेर है। पर आपने 25-30 मुट्ठी रेत डाल दोगी तो बड़ा ढेर है। पर मतलब क्या है कि रेत तो रेत ही है ना, आप जितनी ज़्यादा रेत बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसका साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो सेल का साइज़ सेम ही रहता है, जैसे रेत का साइज़ सेम है, ठीक है। These small structures that we see are the basic building unit of the onion pulp, ठीक है। These structures are called cells, इनको हम cells बोलते हैं। Not only onions but all organisms, सारे ही organism जो exist करते हैं इस दुनिया में, ठीक है, we observe around are made up of cells, मतलब सारे ही सेल से बने हुए हैं। However, there are also single cells that live on their own, मतलब ऐसे organism भी हैं जो सिर्फ सिंगल सेल है, मतलब वो एक सेल है, उसी में उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि हम उसे नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप लगता है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो वो इतना छोटा है, तो एक सेल का साइज़ आप मान के चलो इतना ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। लाइक आप माइक्रोमीटर्स में, मतलब 10⁻⁶ मीटर्स, ये जो आप देखोगे माइक्रोमीटर्स में जाके वो होता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है कि डिस्कवरी कैसे हुई सेल की। ये क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है, ये मोर टू नो में जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है, बट ये जो है ये आपके नीट में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन दे दी है मोर टू नो में, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे कहीं नहीं पूछेंगे, बट ये नीट में आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनना चालू होते हैं, आपको बेसिक यहीं से डेवलप करने पड़ेंगे। वरना हम क्या देखते हैं कि बच्चे जब 11th क्लास में जाते हैं तो उनका सब साफ़ हुआ रहता है, उनको कुछ भी समझ नहीं आता क्या पढ़ा रहे हैं, सारी उनको इन्फॉर्मेशन न्यू लगती है। बट आप थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देंगे अपनी स्टडीज़ के साथ तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी आगे जाके, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें बोल रहे हैं कि सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सबसे पहला सेल जो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा वो 1665 में डिस्कवर किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे वो लिविंग सेल की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो डेड सेल की बात कर रहे हैं। पर अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सबसे पहला सेल कहाँ डिस्कवर किया गया था, या ये क्वेश्चन पूछ ले कि पहला डेड सेल कहाँ डिस्कवर किया गया था, तो आंसर उसका ये जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक है। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मतलब पुराना, ठीक है, जो उनने खुद बनाया था। अब आते हैं ल्यूवन हुक। ल्यूवन हुक 1674 में आए, 9 साल बाद, विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, इनने और इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है। डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड ऑफ वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इनने सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया था। तो 2 क्वेश्चन बन गए अपने। पहला कि लिविंग सेल डिस्कवर किसने करा था, ल्यूवन हुक ने। डेड सेल किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट हुक ने। और अगर वो पूछ ले सिंपल कि सबसे पहले सेल कहाँ डिस्कवर हुआ था, तो उसका आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब कौन आए, ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आए 1831 में। ये सब तो जो भी ये लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनको लिख लेते थे एक जगह, बुक पब्लिश कर देते थे, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, उनने ये सब पढ़ा, उनने देखा कि 1831 में उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक चीज़ है, एक सेंटर है, उसको न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है।
डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, उनने न्यूक्लियस डिस्कवर करा, ठीक है। फिर पुरकिंजे आए 1839 में, कंटेन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। मतलब एक जो सेल होता है उसके अंदर एक पानी से सब्सटेंस बना रहता है, उसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सारी चीज़ें उस एक फ्लूइड के अंदर भरी रहती हैं। तो उस फ्लूइड में जो भी सेल के छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के, उनको जो कंसिस्ट करता है वाटर, उस पूरे सब्सटेंस को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़े और साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, फिर आई सेल थ्योरी, ठीक है, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्या है कि सेल थ्योरी ने क्या बताया, सेल थ्योरी ने ये सारे फैक्ट को कंसिडर करते हुए ये बताया कि सारे प्लांट और सारे एनिमल सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है, और यही उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। वॉज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट, मतलब इसको 2 बायोलॉजिस्ट ने प्रेजेंट किया था, श्लीडन 1838 एंड श्वान 1839। इनने अलग अलग सेंटेंस लिखे थे, पर इनने साथ में आकर अलग अलग सेंटेंस लिखे थे। स्लीडन ने किसी के बारे में लिखा था, स्वान ने किसी के बारे में लिखा था, पर इन दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी जो प्लांट और एनिमल दोनों को ही कंसिस्ट करती है, ठीक है। अब आए रुडोल्फ विर्को, ठीक है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को, पूरा नाम इनका रुडोल्फ विर्को है, 1855 में आए। इनने और सेल थ्योरी को और एक्सपेंड करा बाय सजेस्टिंग दैट द सेल्स ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब इनने ये बात बोली कि जो भी सेल है वो अपने किसी पुराने सेल से आ रहा है। मतलब इनने बताया कि सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन करते हैं, मतलब कोई भी सेल का जन्म हो रहा है, किसी भी चीज़ का जन्म हो रहा है तो वो कहीं से ना कहीं से तो आ रहा होगा, ठीक है। तो इनने बताया कि जो सेल बन रहे हैं वो पिछले पुराने सेल से, अपनी मदर सेल से आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। अब ये क्वेश्चन आपको रैंडमली नीट में उठा के पूछ लेगा। 11th-12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये आपको आंसर कहीं नहीं मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कहाँ हुई थी। आप गूगल पे देखोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, अलग अलग ईयर्स बताएंगे वो लोग, ठीक है, जो एग्जैक्ट है। बट एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको जब नीट का एग्जाम आप देते हो तो उसी को बेस माना जाता है, ठीक है, वही बेस है। आपको उठा के यहाँ से सवाल पूछ लेगा नीट में और आपको पता भी नहीं होगा, 11th-12th की एनसीईआरटी आप पढ़ते रह जाओगे, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से पूछा है। बट एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा है तो वो चीज़ सही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? 1940 में। It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि ऐसा माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन जितने छोटे पार्टिकल को भी देख सके। इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है, सेल से तो बहुत ज़्यादा छोटा पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम देख पा रहे हैं चीज़ों को, तब जाके हमें पता लगा कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर और भी लेंसेज आते गए, तब हमें पता लगा कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब बहुत छोटी दुनिया, मतलब सेल के अंदर भी एक दुनिया है पूरी। इट इज़ नॉट नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा, ठीक है। पहले ये पता नहीं था कि सिर्फ एक ही सेल पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। बट हमने जब अमीबा को जब हमने देखा तो पता लगा हमें कि एक सेल भी पूरा एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना। अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, सिंगल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मैनी। जैसे कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, वैसे ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गए, ठीक है, जैसे कि सारी स्पीशीज़ हो गई, जो भी चीज़ें हो गई, तो बहुत सारे सेल्स की बनी। जैसे हमारे बॉडी में आप देखते हो बहुत सारे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। 52 ट्रिलियन का लगभग एक डेटा है जो कि अलग अलग बताते हैं लोग, बट अप्रॉक्सीमेटली 52 ट्रिलियन सेल्स हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फंजाई हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, अपन भी एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं, हम बंदरों से ही बने हैं, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए। नाउ एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ, मतलब अब ये बोल रहे हैं कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम हो गए, वो बने हैं सिंगल सेल से। हाउ,
तो ये बोल रहे हैं कि सारे ही जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एवोल्यूशन ऐसा हुआ है कि हम सिंगल सेल थे पहले, फिर सिंगल सेल से मल्टीप्लाई होकर मल्टी सेल बने, मल्टी सेल बनने के बाद उन्होंने एग्रीगेट फॉर्म किया, फिर उसके बाद एक पूरा ऑर्गन बना, ऐसे करके हम बने हैं। ठीक है, ये कैसे बने? तो इसका आंसर आपको बिग बैंग थ्योरी में मिलेगा कि कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ। पहले एक सेल था, फिर उससे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म कैसे बने, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, फिर और सारा पूरी बॉडी कैसे बनी, ये सब चीज़ें। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब जैसे सेल है वो वैसे ही काइंड के प्रोड्यूस करते हैं अनटिल उनमें कोई म्यूटेशन ना हो। ठीक है, किसी भी फैक्टर की वजह से म्यूटेशन अगर हो जाती है तो वो अपना स्वरूप बदल लेता है। अगर आप मूवीज़ देखते हैं जैसे एक्समैन वगैरह, तो उसमें म्यूटेंट्स होते हैं, उनको डिफरेंट पावर्स मिल जाती हैं। ठीक है, वो क्यों मिल जाती हैं? वो इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन हो गया है। ठीक है, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि जो भी सेल हैं वो पहले कोई सेल थे, उन्हीं से आगे डिवीजन होके या मल्टीप्लाई होके बने। ठीक है, तो एक्टिविटी ये वाली कोई काम की नहीं है, आगे देखते हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब ऐसा है कि एक इंसान है, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। ठीक है, ये सब प्रूवन है, ये सब चीज़ें हमने देख रखी हैं, इसलिए ही हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल पे अगर आप फोकस करोगे तो जो हमारी मसल्स बनी होती है ना, जो हमारी मसल्स बनी होती हैं वो इन्हीं सेल्स से बनी होती है। ठीक है, ब्लड सेल्स यहाँ पे हैं, आरबीसी हो गए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, ये सब चीज़ें ब्लड सेल्स करती है। नर्व सेल हो गए, जो अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व सेल ऐसा होता है, ये बिलियंस ऑफ नर्व सेल से बन के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, फैट सेल हो गया, यहाँ पे स्पर्म हो गया, बोन सेल हो गया, ओवम हो गया। तो क्या है, वेरियस सेल्स हैं ये, और इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये चीज़ कंक्लूड कर देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको नोट्स दे दिए मैंने, बहुत सारा पढ़ा दिया एक ही लेक्चर में, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जब बच्चा कोई नया नया सीखता है, 8th क्लास तक तो किसी को होश नहीं रहता हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इवन बच्चों को 10th के बाद तक नहीं रहता। पर बेसिकली अगर आप सीरियस हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉलेज में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब आप कुछ भी करोगे, इवन आप बीएससी भी कर रहे हो, तब भी आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी। कोई एमबीबीएस करता है, वहाँ पे भी सारे ये बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। आप नीट क्लियर ही नहीं कर सकते जब तक आपको ये बेसिक्स नहीं आते। ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सको, और आप अगर चाहो तो कंपटीशन के हिसाब से भी आपको कंप्लीट नॉलेज होगी इस चीज़ की। मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा इस चीज़ के, और ज़रूरत पड़ेगी तो आगे मैं सिर्फ वही नोट्स दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगा कि भाई ये याद करने की चीज़ें हैं, बाकी तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। आप जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डाल लेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा बुक रीडिंग की आदत पड़ जाएगी, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। इवन अगर फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम हॉल में आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा पर आपको याद है, तो आप लिख सकते हो। आपको थोड़ा भी याद है कि मैंने क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, आपको थोड़ा कुछ भी याद है, आप वो चीज़ लिख सकते हो और फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो आपको बेसिक ही अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। नीट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी मोर देन इनफ होती है, मोर देन इनफ। आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे यही गलती करते हैं कि 10 प्रकार के मॉड्यूल पढ़ेंगे, 10 प्रकार की चीज़ें पढ़ेंगे, मेन जो एनसीईआरटी है वो छोड़ देते हैं, आखिरी में पढ़ते हैं, तो उसकी लाइन्स याद नहीं होती। बट अगर आप बेस बना के एनसीईआरटी को ही सही से समझ के पढ़ते जाओगे ना, तो आपके लिए ये चीज़ें हमेशा ही क्लियर रहेंगी, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, नीट लेवल तक के हम सारे ही चीज़ें कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट ज़ीरो से पढ़ के उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। आपको लाइफ में कभी भी वीडियो उठा के देखोगे, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको कुछ भी डाउट हो, आपको बेसिक से समझना हो, आप बस ये वीडियो एक बार उठा के देख लो, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।